ये 9 बोरहोल तक का पाइल कैपेसिटी है और पाइल का डाया जब 1.2 मीटर होता है उसके लिए भी उन्होंने कैपेसिटी दे रखी है। मतलब इतनी सारी कैपेसिटी देने के पीछे पर्पज़ ये है कि डिज़ाइनर को जब डिज़ाइन करता है तब उनकी लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा डाया का पाइल और कितनी डेप्थ पे उनको वो कैपेसिटी मिल रही है उसको कंसीडर करके वो आगे डिज़ाइन कर सके। इसलिए जियो टेक्निकल रिपोर्ट में सारी कैपेसिटी दे दी जाती है। अगर कोई जगह पे इंटरपोलेट करने की ज़रूरत पड़े तो वो इंटरपोलेट करके भी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। और अगर स्पेशली कोई डाया और डेप्थ के लिए डिज़ाइनर उनके पास कैपेसिटी मांगे तो लेबोरेटरी वो बाद में भी प्रोवाइड करती है। आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें तो उसमें यहाँ एक देखने जैसी बात है कि यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर वहाँ का स्ट्राटा लिक्विफिएबल हो, मतलब वहाँ लिक्विफेक्शन होने की संभावना हो, उस केस में वहाँ पे सेलो फाउंडेशन नहीं रखा जाता क्योंकि वो तुरंत ही बैठ जाता है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एनेक्सर में कि वहाँ लिक्विफेक्शन होने की वजह से यहाँ पे उन्होंने 6 मीटर तक कोई कैपेसिटी नहीं दी है और जहाँ पे दी हुई है वहाँ होता है कि वहाँ लिक्विफेक्शन नहीं होने की संभावना है। ऐसे उन्होंने 9 बोरहोल तक कैपेसिटी दे रखी है। ये है रिकमेंडेशंस। इसमें लास्ट पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है, उन्होंने लिखा है कि इफ़ एनी लूज पॉकेट स्ट्राटा आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन the foundation shall be laid only after assuring that the same has been clear and appropriate remedial measure has been adopted। मतलब इस रिपोर्ट में दिए गए सब डेटा और उसके हिसाब से दिए गए रेकमेंड साइट के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कुछ अलग निकलता है तो उसको पहले अश्योर किया जाता है और उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उस दौरान अगर लेबोरेटरी की फिर से हेल्प की ज़रूरत पड़े तो लेबोरेटरी उसको हेल्प प्रोवाइड करती है और ऐसे ही आगे रेमिडियल्स देकर चलते हैं। ये अपेंडिक्स ए है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक बोरहोल के लोकेशन उन्होंने दे रखे। ये मैं पहले ही आपको बताया था कि ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको सब बोरहोल लीनियर डायरेक्शन में दिखेंगे। अगर कोई प्लांट है, फैक्ट्री है, ऐसा कुछ है तो उसके एरिया में सब बोरहोल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बोरहोल की बात करें, अब हम समझते हैं कि बोरलॉग को कैसे पढ़ा जाता है। उसमें पहले तो हम देखें, यहाँ ये बोरलॉग 1 है। बोरहोल का डायामीटर है 150 mm। उसका लोकेशन दे रखा है, ग्राउंड एलिवेशन है 20 सेंटीमीटर अबव रोड। ये बोरहोल करने के लिए केसिंग यूज़ किया गया है। केसिंग को कितने डेप्थ तक लोअर किया गया है तो वो है 20 मीटर। 30 मीटर का बोरहोल है और केसिंग को 20 मीटर तक लोअर किया गया है। मेथड ऑफ ड्रिलिंग में परक्यूशन है। ये परक्यूशन मेथड मैंने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डेट लिखा हुआ है कि कौन सी डेट में स्टार्ट किया, कौन सी डेट में एंड किया गया है। वाटर लेवल की कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे वाटर लेवल नहीं मिला हुआ है 30 मीटर तक। अब यहाँ सारे पैरामीटर दे रखे हैं, जिसे कि यहाँ पे डी मतलब डिस्टर्ब सैंपल, यू मतलब अनडिस्टर्ब सैंपल। तो 1.5 मीटर पे डिस्टर्ब सैंपल लिया गया है। उसका एक रेफरेंस नंबर दे रखा है। यहाँ पे एसपीटी वैल्यू ली है 15 सेंटीमीटर के इंटरवल पे, जहाँ पे पहले 15 सेंटीमीटर पे 2 ब्लोज मारे गए हैं। मतलब 2 ब्लोज जब पेनिट्रेट किए गए तब हमारी एसपीटी 15 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई है। उसके आगे 15 सेंटीमीटर जाने के लिए 3 ब्लोज लगे हैं और फाइनल जो 15 सेंटीमीटर है उसके लिए भी 3 ब्लोज लगे हैं। मतलब अगर एसपीटी वैल्यू काउंट करनी है तो उसमें पहले के 15 सेंटीमीटर को छोड़ दिया जाता है और बाद के जो 30 सेंटीमीटर है उसको काउंट किया जाता है। मतलब 3 + 3 = 6, 8 + 6 = 14, 7 + 6
इज इक्वल टू 13, ऐसे किया जाता है। फिर उसका करेक्शन लगाया है। मैंने आपको बोला था कि आगे उसका करेक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर सोइल में करेक्शन की ज़रूरत है तो वो करेक्शन लगाया जाता है। सोइल का क्लासिफिकेशन देखें तो ये सिल्टी टाइप की सोइल है, लो प्लास्टिक सिल्ट बोला जाता है। लेबोरेटरी की बात करें तो जो ग्रेन साइज एनालिसिस किया गया है उसमें पर्टिकुलर इस सैंपल में जो 1.5 मीटर पे निकाला गया है उसमें ग्रेवल 0 है, कोर्स सैंड भी 0 है, मीडियम सैंड भी 0 है और फाइन सैंड वहाँ पे मिली है 16, सिल्ट है 80% एंड क्ले है 4%। मतलब यहाँ पे क्ले का कंटेंट बहुत कम है। मॉइस्चर कंटेंट 17 है। डिस्टर्ब सैंपल है इसलिए उसका बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी नहीं होता है। जो अनडिस्टर्ब सैंपल होता है उसका ही हम बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल डिस्टर्ब हो गया है उसका स्ट्रक्चर पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से हम उसकी डेंसिटी नहीं निकाल सकते। इसमें क्ले बहुत कम है, उसकी वजह से वो लिक्विड प्लास्टिक इंडेक्स हम नहीं निकाल सकते। दूसरे सैंपल की बात करें तो उसमें इस सैंपल पे कौन सा टेस्ट किया गया है, डायरेक्ट सीयर टेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सैंडी टाइप की सोइल है इसलिए। अगर वो क्लेई टाइप की सोइल होती तो उसमें ट्रायक्सल किया जाता। बॉक्सियर में उसका कोहेजन 0 है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लगभग 30 है। अगर वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो 0.71 आया है। फिर ये कंसोलिडेशन के पैरामीटर्स है। फ्रीस्वेल इंडेक्स उसमें नहीं चेक किया गया है इसलिए नहीं यहाँ प्रेजेंट किया गया है। ये श्रिंकेज लिमिट है और स्वेल प्रेशर है। अगर रॉक मिलता है तो रॉक के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसके लेबोरेटरी के पैरामीटर को भी प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस साइट पे हम देखें तो शुरू के 1.5 मीटर पे सिल्टी सोइल मिली है जो लो प्लास्टिक है और 4.5 मीटर तक पुअरली ग्रेडेड सैंड है जो लो प्लास्टिक है। फिर सिल्टी सैंड है, ये भी सैंड है, ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड सैंड है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्राटा पूरा सैंडी है। फिर सैंडी और वेल ग्रेडेड सैंड है जो लो प्लास्टिक है, सिल्टी सैंड है। मतलब यहाँ तक हम देखें कि 17 मीटर तक हमें सैंडी स्ट्राटा मिला है। अभी नीचे देखते हैं, यहाँ भी सिल्टी सैंड है, पुअरली ग्रेडेड सैंड ऑफ एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। मतलब यहाँ से क्ले शुरू हो जाता है। जैसे ही क्ले शुरू हुआ यहाँ पे ट्रायक्सल उन्होंने परफॉर्म किया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 20 मीटर तक सैंडी स्ट्राटा है और 20 मीटर के नीचे 27 मीटर तक क्ले है और उसके बाद फिर से सैंडी स्ट्राटा शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ हमने देखा कि इन्होंने केसिंग यूज़ किया है। केसिंग इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि बोरहोल जब एक्सकवेट करते हैं तब जो मिट्टी होती है वो लूज होती है और वो बोरहोल में वापस गिर जाती है। आगे लूज सैंपल मिलता है जिससे कि हमें अनडिस्टर्ब सैंपल लेने में डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से केसिंग डाला जाता है ताकि बोरहोल की जो दीवार पे सोइल है वो सोइल वहाँ टिकी रहे। केसिंग मतलब एक पाइप जैसा होता है जिसको बोरहोल में डाला जाता है। एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो बेंटोनाइट स्लरी बनाया जाता है। नॉर्मली वो पाइलिंग्स में यूज़ होता है, पाइलिंग्स में केसिंग भी यूज़ होता है। तो जो बेंटोनाइट स्लरी होता है उसका एक्सपांसन बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करता है, वो जब एक्सपांड होता है उसका स्लरी तब बोरहोल की दीवारों को पकड़ के रखता है ताकि लूज मिट्टी बोरहोल के बॉटम में ना गिरे और प्रोसेस को स्टैंडर्डली हम प्रोसीड कर पाए। तो यहाँ पे हम बात करें कि 20 मीटर तक सैंड है, सैंड कोलैप्सिबल होती है। मतलब वो जब हम ड्रिल करते हैं तब टिकी नहीं रह सकती क्ले की तरह। तो 20 मीटर तक कोलैप्सिबल स्ट्राटा होने की वजह से उन्होंने 20 मीटर तक केसिंग को डाला हुआ है। यहाँ पे नोटेशंस दे रखे हैं जैसे कि यूयू का मतलब होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन ट्रायक्सल कंप्रेशन। यहाँ जो यूयू लिखा है उसके बारे में।
और ऑन अनडिस्टर्ब सैंपल। RUU मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट ऑन रिमाउंड डिस्टर्ब सैंपल। ये रिमाउंड डिस्टर्ब सैंपल क्या होता है, जब साइट पर से सेल भी आता है तब उसमें अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, उस दौरान उसको पहले से ही उसकी डेंसिटी निकाली जाती है। अब उसमें से जब सैंपल निकालते हैं तब उसमें से डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब सैंपल को जब हम उसकी डेंसिटी पे फिर से रिमोल्ड करते हैं तो ऐसे केस में उसको बोला जाता है रिमोल्ड डिस्टर्ब सैंपल। और अगर पूरा चंक निकाला गया, अदरवाइज सेल्बी ट्यूब के अंदर से सैंपल एक्सट्रैक्टर की मदद से अगर अनडिस्टर्ब सैंपल को निकाला गया और उसको स्पेसिमेन के तौर में काटा गया है तो वो स्पेसिमेन अनडिस्टर्ब बोला जाता है। इन शॉर्ट, अगर सोइल का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना ही टेस्टिंग का स्पेसिमेन रेडी किया जाता है तो उसको अनडिस्टर्ब सैंपल बोला जाता है। और अगर डेंसिटी मेज़र करने के बाद उसको डिस्टर्ब किया जाता है निकालने के लिए और फिर बाद में उसको स्पेसिमेन बनाया जाता है वही डेंसिटी वाला, तो उस केस में उनको बोलेंगे रिमोल्डेड डिस्टर्ब सैंपल। DST का मतलब है डायरेक्ट शियर टेस्ट ऑन अनडिस्टर्ब सैंपल, एंड RDST मतलब डायरेक्ट टेस्ट ऑन रिमोल्ड सैंपल। ऐसा ही ये बोरलॉग 2 है जिसमें हम देखें खास तौर पे वहाँ भी सैंडी स्ट्राटा है, लगभग 20 मीटर तक सैंडी स्ट्राटा है। BH3 में अगर हम देखें तो उसमें भी 21 तक सैंडी स्ट्राटा है। ऐसे ही सारे बोरलॉग को पढ़ा जाता है।